सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे सेल से बने हुए हैं। कुछ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और दूसरे जो हमारे जैसे हैं वो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं और उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब ये किसी भी दूसरे सेल्स पे डिपेंड नहीं रहते खुद के फंक्शंस के लिए। ये अपना इसेंशियल फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म खुद ही परफॉर्म करते हैं। सेल्स के कंप्लीट स्ट्रक्चर से भी अगर कोई कम है तो उसे हम इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं मानेंगे। इसलिए सेल फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एंटोन वॉन लीवेनहॉक पहली बार एक लाइव सेल को देखें और उसे डिस्क्राइब किए, मतलब उसके बारे में बताएं, और फिर बाद में जाके रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज किए। जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और इसका और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम सेल के सारे डिटेल्स जान पाए। सेल थ्योरी 1838 में मैथियस लाइडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, एग्जामिन किए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और उसमें देखे कि जितने भी प्लांट्स हैं सब अलग अलग प्रकार के सेल्स जो कि टिश्यू फॉर्म करते हैं उनसे बने हुए हैं। और उसी टाइम थियोडर स्वान 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, वो एनिमल सेल्स, अलग अलग प्रकार के एनिमल सेल्स के बारे में पढ़े और ये रिपोर्ट किए कि एनिमल सेल्स के आउटर लेयर में कोई थिन लेयर होता है जिन्हें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं आज। थियोडर स्वान प्लांट्स के बारे में भी पढ़े और ये कंक्लूड किए कि प्लांट्स में जो सेल वॉल पाया जाता है वो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स का। इसके बेसिस पे स्वान एक हाइपोथेसिस दिए, जो बॉडीज़ हैं एनिमल एंड प्लांट्स के वे कंपोज्ड हैं सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से। स्लाइडन एंड स्वान साथ में सेल थ्योरी फॉर्मुलेट किए, बट ये थ्योरी ये नहीं बता पाया कि कैसे न्यू सेल्स फॉर्म हुए। रुडोल्फ विर्चो 1855 पहली बार ये एक्सप्लेन किए कि सेल्स डिवाइड होते हैं और नए सेल्स पुराने सेल्स से ही बनते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। रुडोल्फ विर्चो स्लाइडन एंड स्वान के हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किए और ये सेल थ्योरी का एक नया शेप दिए। सेल थ्योरी को आज हम ऐसे जानते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। ये स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा बताया गया। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बताया गया। एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स, ओनियन सेल जो कि एक प्लांट सेल है, उसमें सेल वॉल एक डिस्टिंक्ट आउटर बाउंड्री फॉर्म करता है जस्ट विद इन द इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल्स है ह्यूमन चिक के हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। डिलिमिटिंग मीन्स वैसे स्ट्रक्चर जो लिमिट एंड डिटरमाइन करते हैं सेल के बाउंड्री को। हर सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम रहता है और क्रोमोसोम में हमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिलता है। वैसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है उन्हें यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और वैसे न्यूक्लियस जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इन दोनों में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। प्लांट्स और एनिमल में साइटोप्लाज्म मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ताकि सेल्स को लिविंग स्टेट में रखा जा सके। न्यूक्लियस को छोड़ के यूकैरियोटिक सेल्स के पास और भी मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं।
सेल्स के अंदर राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता बल्कि और दो ऑर्गेनेल्स के अंदर मिलता है, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल्स में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलता है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं और ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। सेल्स ग्रेटली डिफर होते हैं अपने साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़ में। एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल और इनका लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होता है और बैक्टीरिया में 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। जो लार्जेस्ट सिंगल सेल है वो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है। सेल ग्रेटली वेरी करते हैं अपने शेप में, जैसे कि ये डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इर्रेगुलर भी हो सकते हैं। सेल्स का शेप वेरी करता है जैसा फंक्शन वो सेल परफॉर्म कर रहा है या फिर जैसा फंक्शन सेल परफॉर्म करता है उस हिसाब से सेल का शेप वेरी करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये लोग जनरली स्मॉल साइज के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल से कई गुना जल्दी अपने प्रोजेनी फॉर्म करते हैं। इनका साइज और शेप बहुत ज़्यादा वेरी करता है। बैक्टीरिया का 4 बेसिक शेप होता है, जैसे कि बैसिलस, रॉड लाइक, कॉकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम स्पाइरल। बैक्टीरिया का ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर है। इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन ये वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन शो करता है। सारे प्रोकैरियोट्स में हमें सेल वॉल मिलेगा, बस माइकोप्लाज्मा में नहीं मिलेगा। जो फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है सेल के अंदर उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली नेकेड होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप्ड नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए मिलते हैं जो कि जीनोमिक डीएनए का पार्ट नहीं है और इन स्मॉलर डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये बैक्टीरिया को कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है एंड वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में मिलते हैं। जो ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं उनमें से एक भी ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलते हैं, लेकिन एक को छोड़ के, और वो है राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में कुछ यूनिक सा मिलता है, उसे हम इंक्लूजन्स बोलते हैं। एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन मिलता है प्रोकैरियोट्स में, जिसे हम मेसोसोम्स बोलते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का। मेसोसोम्स कुछ नहीं बस सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स है। सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। जो बैक्टीरियल सेल्स हैं यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो सेल इन्वेलप है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स है। जो बैक्टीरिया का सेल इन्वेलप है वो 3 लेयर से बना हुआ होता है। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल और उस सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो इन्वेलप है इनके तीनों लेयर के अलग अलग काम होते हैं बट ये साथ में मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। मतलब ये कि सेल को प्रोटेक्ट करती है। ग्राम साइंटिस्ट का नाम है, ग्राम स्टेन प्रोसीड्यूर का नाम है। ग्राम स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट कलर यूज किया गया है। देन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जो कि स्टेन ले लेता है बिकॉज सेल वॉल हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकन, जिससे कि कलर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। और ग्राम नेगेटिव में डज नॉट टेक द स्टेन बिकॉज सेल वॉल हैव थिन पेप्टिडोग्लाइकन, जिससे कि कलर को ये पकड़ नहीं पाता है यानी रोक नहीं पाता है और इससे कलर बाहर निकल जाता है।
जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर वाला लेयर है, देन सेल वॉल आता है एंड सबसे अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। डिफरेंट बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस एंड कंपोजिशन अलग अलग होती है। किसी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स लूज सीथ टाइप से होते हैं जिन्हें स्लाइम लेयर कहते हैं, और किसी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ होते हैं जिन्हें हम कैप्सूल कहते हैं। सेल वॉल फंक्शंस। सेल वॉल क्या करते हैं? डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, provide a strong structural support to the cell, prevent the bacterium from bursting or collapsing. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल सिमिलर होता है। सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं और ये कुछ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे मेसोसोम कहते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ये वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला बनाते हैं। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, सिक्रीशन प्रोसेस, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेल्प इन रेस्पिरेशन, एंजाइमेटिक कंटेंट, जिससे कि रिएक्शन फास्ट होते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे कुछ अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म में जिन्हें क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, और इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल, मूव और नॉन मोटाइल स्टैटिक होते हैं। अगर बैक्टीरिया मोटाइल हुआ तो इनमें थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन अराइज होते हैं इनके सेल वॉल से, जिन्हें फ्लैजिला बोलते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया में फ्लैजिला का नंबर एंड अरेंजमेंट अलग अलग होता है। बैक्टीरिया का फ्लैजिला 3 पार्ट से बना हुआ है: फिलामेंट, हुक एंड वेसल बॉडी। जो फिलामेंट है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है और ये एक्सटेंड करता है सेल सरफेस से आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ। फ्लैजिला की तरह बैक्टीरिया में पिल्ली और फिम्ब्रिए भी मिलते हैं जो कि सरफेस स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, और ये फ्लैजिला की तरह मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करता है। यानी फ्लैजिला मोटिलिटी में रोल प्ले करता है और ये मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करता है। पिल्ली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो कि स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बने हुए होते हैं। फिम्ब्रिए स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स हैं जो कि सेल्स से बाहर निकले हुए होते हैं। फिम्ब्रिए हेल्प करता है बैक्टीरिया को अटैच कराने में, लाइक इन रॉक, इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का साइज 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर का होता है और ये 2 सब यूनिट से बना हुआ होता है, 50S and 30S. Together they form 70S. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA से अटैच होते हैं और एक चेन फॉर्म करता है जिसे पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम कहते हैं। जो राइबोसोम्स हैं पॉलीसोम के, वो mRNA को प्रोटीन में चेंज करते हैं और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ जो रिजर्व मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोट्स में, वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। ये कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करते हैं। एग्जाम्पल: फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स स्टोर्स फॉस्फेट, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स स्टोर्स नाइट्रोजन एंड कार्बन, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स स्टोर्स ग्लाइकोजन, गैस वैक्यूल्स ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलते हैं। गैस वैक्यूल्स बैक्टीरिया को बायोन्सी प्रोवाइड कराता है। यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोट्स में सारे प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई आ जाते हैं।
यूकैरियोटिक सेल्स में कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है और इसके चारों तरफ से न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में लोकोमोटरी लाइक सीलिया, फ्लैजिला एंड साइटोस्केलेटल, फिलामेंट्स, ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज रहता है। सारे यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं होते हैं। प्लांट्स सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में एब्सेंट रहता है। प्लांट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है, एनिमल्स में एब्सेंट रहता है। प्लांट्स में लार्ज सेंट्रोल वैक्यूल मिलता है, एनिमल्स में एब्सेंट रहता है। एनिमल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहता है और प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहता है। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर हम तब पढ़े जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया इन 1950s। एनसीईआरटी में ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के बारे में बताया गया है। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन मेनली किससे बने हुए होते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ह्यूमन बीइंग में जो इरिथ्रोसाइट है, इरिथ्रोसाइट का सेल मेम्ब्रेन 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड से बना हुआ होता है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। जो मेजर लिपिड्स है वो फॉस्फोलिपिड्स है और वो बाइलेयर में अरेंज्ड होते हैं। Lipids are arranged within the membrane. Polar head towards the outer side, hydrophilic nature. जो पोलर हेड है वो आउटर साइड में अरेंज रहता है और ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, मीन्स वाटर लविंग। नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स द इनर साइड, हाइड्रोफोबिक नेचर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। और जो नॉन पोलर टेल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और वो टुवर्ड्स द इनर साइड यानी इनर साइड में अरेंज रहता है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट से बचा हुआ रहता है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स, मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। On the ease of extraction, membrane protein can be classified as peripheral protein and integral protein. Peripheral protein, it lies on the surface of the membrane. ये membrane के surface पे lie करता है। And integral protein, it is partially or totally buried in the membrane. ये partially और totally buried रहता है membrane में। Cell membrane is amphipathic molecules, those that are both hydrophilic as well as hydrophobic. सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, मीन्स ये हाइड्रोफिलिक नेचर का भी होता है और हाइड्रोफोबिक नेचर का भी होता है। सिंगर एंड निकोलसन 1972 प्रपोज्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज किए। According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the bilayer of lipids. इसके अकॉर्डिंग जो क्वेसी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, ये इनेबल करता है, यानी जो प्रोटीन है वो लिपिड के बाइलेयर में लैटरली थोड़ा बहुत मूव करते हैं। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। और ये जो एबिलिटी है मेम्ब्रेन में मूव करने का, इससे कैसे मेजर किया जाता है? इसके फ्लूइडिटी से, मीन्स ये थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, फ्लूइड नेचर का है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर, जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का वो इम्पॉर्टेंट है किस लिए? सेल ग्रोथ, सेल का ग्रोथ होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एटसेट्रा। The main function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. जो मेन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है? इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ट्रांसपोर्ट होता है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। अब जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड, पेरिफेरल प्रोटीन और इससे अटैच है ग्लाइकोप्रोटीन, देन फुल्ली बरीड एंड पार्शियली बरीड इंटीग्रल प्रोटीन एंड देन कोलेस्ट्रॉल।
Plasma membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Active transport involves an expenditure of energy by the cells. इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी खर्च होता है. इट ऑकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है. इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, और ये एक रैपिड प्रोसेस है. पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेल्स डू नॉट स्पेंड एनर्जी. इसमें जो सेल है वो एनर्जी स्पेंड नहीं करते. ऑलवेज टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय डिफ्यूजन. Facilitated transport, as the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. As the जैसे कि जो polar molecules है वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के से पास नहीं हो सकता, तो इन्हें एक कैरियर प्रोटीन चाहिए जिससे क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, ये एक नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई है. सेल वॉल हेल्प्स इन गिव शेप टू द सेल, ये सेल को शेप देता है. प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, सेल को मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है. हेल्प सेल टू सेल इंट्रैक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर्स टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स, सेल टू सेल इंट्रैक्शन कराता है एंड प्रोवाइड बैरियर प्रोवाइड कराता है टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स. Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. जो एल्गी का सेल वॉल है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैननेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं. प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स. जो प्लांट का सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है. The cell wall of a young plant cell, the primary wall, is capable of growth, which gradually diminishes as the cell mature. जो सेल वॉल है यंग प्लांट सेल का, उनका जो प्राइमरी वॉल है वो कैपेबल ऑफ ग्रोथ, वो ग्रोथ करता है, बट टाइम के साथ वो जो प्राइमरी वॉल है वो मैच्योर हो जाता है और जो ग्रोथ का कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है. द सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल. जो सेकेंडरी वॉल है वो इनर साइड ऑफ द सेल यानी टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन फॉर्म होता है. द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर. जो मिडिल लैमेला है वो मेनली कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ है और ये होल्ड करता है नेबरिंग सेल्स को साथ में. द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा which connects the cytoplasm of neighboring cells. जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को, नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है. प्लाज्मोडेस्माटा इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट मेनली और एबेंडेंट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो ज़्यादातर कैल्शियम पेक्टेट से और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ होता है. यहाँ पे जैसे दिख रहा है हमें मिडिल लैमेला, then cell membrane, secondary cell wall, primary cell wall, desmotubule and plasmodesmata. Primary cell wall is over the time replaced by secondary cell wall. जो primary cell wall है वो time के साथ secondary cell wall से replace हो जाता है. Secondary cell wall is made by deposition of lignin and suberin. Endomembrane system. It includes endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes and vacuoles. इसमें क्या क्या आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाते हैं, गोल्गी बॉडी आ जाते हैं, लाइसोसोम्स आ जाते हैं एंड वैक्यूल्स आ जाते हैं. These are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. इन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड होता है. Functions of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated.
सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। फंक्शंस ऑफ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और पेरेक्सिसोम हो गया, इनका फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, इसलिए इसे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट में नहीं कंसिडर करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये पूरा नेटवर्क जाल की तरह साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। ER divides intracellular space into two distinct compartments, that is luminal inside ER and extraluminal cytoplasm compartments। जो ER है, ER इंट्रासेलुलर स्पेस यानी सेल के जो अंदर का स्पेस है उसे दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। पहला है ल्यूमिनल इनसाइड ER एंड दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। जो ER है वो दो टाइप का होता है, पहला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER भी बोलते हैं। बियर्स राइबोसोम ऑन इट सरफेस, ये इसके सरफेस में क्या दिखता है हमें, इसके सरफेस में हमें राइबोसोम्स दिखता है। सेल सीन इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, वो ये ऐसे सेल्स में दिखता है जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ये एक्सटेंसिव रहते हैं और ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस रहते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम SER भी बोलते हैं, डज नॉट बियर राइबोसोम ऑन इट सरफेस, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं रहते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड स्टीरॉयडल हार्मोन्स एंड स्टोर कैल्शियम आयंस, ये किस चीज़ में इन्वॉल्व्ड है, ये सिंथेसिस करते हैं लिपिड्स का, स्टीरॉयडल हार्मोन्स का एंड स्टोर करते हैं कैल्शियम आयन का। गोल्गी बॉडी, first observed by Camillo Golgi 1898, consists of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 0.1 micrometer diameter stacked parallelly to each other। ये कैसे रहता है, ये फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने हैं, इनका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर टू 0.1 माइक्रोमीटर होता है और ये एक दूसरे से पैरेलली स्टैक्ड रहते हैं। द गोल्गी सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस क्लोज टू ER और द फॉर्मिंग फेस। जो गोल्गी सिस्टर्ने हैं ये न्यूक्लियस के नियर में और क्लोज टू द ER रहते हैं और एक ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कॉन्वेक्स सिस, और या फिर इसे हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। एंड कॉन्केव ट्रांस अवे फ्रॉम ER और द मैच्योरिंग फेस, और जो अवे फ्रॉम द ER जो स्ट्रक्चर ER से दूर है वो कॉन्केव ट्रांसफॉर्म जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसे हम मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। The cis and trans of the organelle are entirely different but interconnected। जो cis and trans फेस है ऑर्गेनेल का ये entirely different रहता है but interconnected रहता है एक दूसरे से। The Golgi apparatus principally performs the function of packaging material to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell। जो गोल्गी एपरेटस है इनका जो मेन फंक्शन है ये क्या है, मटेरियल्स को पैकेज करने का, और पैक करने के बाद इसे इंट्रासेलुलर सेल के अंदर नहीं तो फिर आउटसाइड द सेल सिक्रेट कर दिया जाता है। मटेरियल्स आर टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ER फ्यूज विथ सिस फेस ऑफ द गोल्गी बॉडी एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। जो मटेरियल्स हैं ये लोग वेसिकल्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, जो मटेरियल्स हैं वो वेसिकल्स के फॉर्म में पैक्ड होते हैं और ये ER से जो मटेरियल निकलते हैं वो सिस फेस ऑफ द गोल्गी बॉडी से फ्यूज़ होते हैं और उसके बाद फिर आगे जाके फिर ये मॉडिफाई होते हैं और लास्ट में मैच्योरिंग फेज से ये बाहर निकल जाते हैं। दिस एक्सप्लेन्स वाई गोल्गी बॉडी रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विथ ER, और ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों गोल्गी बॉडी क्लोज एसोसिएशन मतलब गोल्गी बॉडी ER के साथ
साथ में रहता है, मीन्स क्लोज एसोसिएशन, क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं. A number of proteins synthesized by ribosomes on the ER are modified in the cisternae of the Golgi body before they are released from its transphase. Number of proteins यानी बहुत सारे proteins जो कि synthesized होते हैं ribosomes से on the ER पे वो modified होते हैं cisternae में, और उस सिस्टर्ने ऑफ द गोल्गी बॉडी में, ये गोल्गी बॉडी के सिस्टर्ने में मॉडिफाइड होते हैं और फिर रिलीज हो जाते हैं ट्रांसफेज से. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids. Golgi apparatus एक important site है जहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का. Lysosome, membrane bound vesicular structure formed by packaging in the Golgi body. ये एक membrane bound vesicular structure है और ये फॉर्म कैसे फॉर्म होता है, गोल्गी बॉडी के पैकेजिंग से ये फॉर्म होता है. रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेज, ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच. ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से रिच होते हैं, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, और ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं. Capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. और ये डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन्स को प्रोटीएज से, लिपिड्स को लाइपेज से, और एंड न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस से. एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ. लाइसोसोम कैसा है, एपोप्टोसिस है. वैक्यूल और सेल सैप. It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. इसमें क्या रहता है, वाटर रहता है, सैप रहता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है, और भी कुछ मटेरियल रहते हैं जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है. इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है और इसका सिंगल मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट है. In plant cell, vacuole occupy 90% volume of the cell. प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो सेल का 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है. टोनोप्लास्ट facilitates the transport of a number of ions and other material against concentration gradient into the vacuole. Hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है आयंस का एंड अदर मॉलिक्यूल्स, अदर मटेरियल्स का अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स कि साइड वैक्यूल में इन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन आयंस का एंड अदर मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन पहले से ज़्यादा है और साइटोप्लाज्म में कम है. इसके बावजूद भी साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर आयंस एंड मटेरियल मूव कर रहे हैं. हेंस इससे क्या होता है, हेंस जो वैक्यूल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई रहता है कंपेयर टू साइटोप्लाज्म. इन एमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. एमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो इम्पॉर्टेंट है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए. In many cells, as in protist, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. बहुत सारे सेल्स में जैसे कि प्रोटिस्ट हो गए फूड वैक्यूल फॉर्म होते हैं. जैसे कि हम लोग फूड वैक्यूल को इन्फॉर्म करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर फूड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं तो फूड वैक्यूल फॉर्म होता है. अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं. इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टा बोलते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है. देन फिर आउटर मेम्ब्रेन आ जाता है और फिर मैट्रिक्स, स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन. जो स्पेस इनक्लोज्ड है इनर मेम्ब्रेन से उसे मैट्रिक्स बोलते हैं. और इसमें 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट रहता है. अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. जब तक हम इसे स्टेन नहीं करेंगे तब तक ये इजीली माइक्रोस्कोप में हमें विजिबल नहीं होता, यानी हमें नहीं दिखेगा.
द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में क्या रहेगा, वेरिएबल, हर एक सेल में सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, किस पे डिपेंड करता है कि वो जो सेल है वो कितना काम कर रहा है। अगर कोई सेल ज़्यादा काम कर रहा है तो उसमें जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एनर्जी उन सेल्स को चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। डायमीटर 0.2 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर 0.2 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है और एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर जाता है। इनका जो लेंथ है 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इनमें इनर कंपार्टमेंट एंड आउटर कंपार्टमेंट हमें देखने को मिलता है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। Inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix। जो inner compartment है वो एक dense homogeneous substance matrix से भरा हुआ रहता है। The inner membrane forms a number of infoldings called cristae। जो inner membrane है इसमें number of infoldings रहता है, बहुत सारे infoldings रहता है जिसे हम cristae बोलते हैं। That the cristae increases the surface area, और ये जो क्रिस्टे है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। बोथ द मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो दोनों एंजाइम्स हैं इनका जो दोनों मेम्ब्रेन है इनका अपना अपना स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है जो कि एसोसिएटेड रहता है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया किसका साइट है? एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो सेलुलर एनर्जी यानी एटीपी फॉर्मेशन करते हैं और इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड जनरेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एंड जनरेशन ऑफ यानी एटीपी जनरेट करता है, और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैट्रिक्स पॉसेज सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, few RNA molecule, ribosome 70S and the components required for the synthesis of proteins। जो मैट्रिक्स है इसमें क्या रहता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रहता है, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रहता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स रहते हैं, राइबोसोम्स रहते हैं 70S के, एंड द कंपोनेंट्स, वैसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर हो। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। जो माइटोकॉन्ड्रिया ये फिजन के थ्रू डिवाइड होता है। प्लास्टिड, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। बाहर वाले मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं और इनर वाले मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनका जो विड्थ है ये 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है और इनका जो लेंथ है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, एंड जो स्पेस इनक्लोज्ड है इनर मेम्ब्रेन से उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। देन एक डिस्क लाइक कॉइन लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, इसे हम थाइलेकॉइड बोलते हैं, और सारे थाइलेकॉइड्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? जो स्टैक्ड एक दूसरे के ऊपर पैरेलली स्टैक्ड हैं, एक रखे हुए हैं, इसे हम ग्रैनम बोलते हैं, और जितने भी ग्रैनम हैं सारे ग्रैनम्स को मिला के हम ग्रैना बोलेंगे। और जो स्पेस इनक्लोज्ड है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से उसे हम ल्यूमेन बोलते हैं। जब एक ग्रैनम से दूसरे ग्रैनम से ये होता है अटैच होता है उसे हम स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। स्ट्रोमा लैमेली मीन्स इट कनेक्ट्स टू ग्रैनम, ये दो ग्रैनम को कनेक्ट करते हैं। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ये सारे प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं। ईजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप,
एज दे आर लार्ज। ये इजीली विजिबल रहते हैं माइक्रोस्कोप में एज दे आर लार्ज। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज, इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इनके पिगमेंट के बेसिस पे। पहला ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड देन क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है और इनका फंक्शन क्या है, स्टोरेज। ये स्टोर करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर स्टोरिंग, इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, इलायोप्लास्ट में स्टोर फैट्स एंड ऑयल, एल्यूरोप्लास्ट में ये स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को। क्रोमोप्लास्ट एक कलरफुल प्लास्टिड है। इनका जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है ये फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। रेड पिगमेंट को हम लाइकोपिन बोलते हैं और ये क्या करता है, गिव्स कलर्स टू पेटल एंड पेरिकार्प। ये पेटल्स एंड पेरिकार्प को कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन प्लास्टिड है। इनका जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है और इनका पिगमेंट है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है जो कि इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट्स पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड्स। इनका जो पिगमेंट्स है वो थैलेकॉइड्स में प्रेजेंट रहते हैं। मेजोरिली प्रेजेंट इन द मेसोफिल ऑफ द सेल्स। ये जो प्लास्टिड है ये मेसोफिल ऑफ द सेल्स में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। इट इज़ लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक। इनका बहुत सारे स्ट्रक्चर है, मतलब मीन्स ये बहुत सारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि लेंस शेप्ड हो गए, ओवल हो गया, स्फेरिकल हो गया, डिस्कॉइड हो गया और इवन रिबन लाइक। क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो सेल पर सेल वेरी करता है, जैसे कि क्लाइमेडोमोनास में 1 प्रेजेंट रहता है, मेसोफिल ऑफ अ सेल में 20 to 40 प्रेजेंट रहता है। इनका जो लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, वेट्स 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। ये सेमी ऑटोनॉमस होता है क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ये रिलेटिवली लेस परमेबल है आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। द स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज स्ट्रोमा। जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस इनक्लोज करता है उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का उसमें एंजाइम्स रहता है जो कि रिक्वायर्ड है, किसका सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। कुछ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स प्रेजेंट रहता है स्ट्रोमा में, उसे हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाइलाकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टैक्स like the piles of coin called grana और intragranular thylakoid। जो thylakoid है ये stacks और जैसे piles of coin की तरह अरेंज रहता है और इसे हम ग्रेना बोलते हैं और इंट्राग्रेनल थाइलाकॉइड बोलेंगे। स्ट्रोमा लैमेली कनेक्ट्स द थाइलाकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। ये थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना को कनेक्ट करते हैं। ल्यूमेन, स्पेस इनक्लोज्ड बाय द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ल्यूमेन। It contains small double-stranded circular DNA ribosome 70S। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है एंड राइबोसोम प्रेजेंट रहता है 70S का। अब हम आगे बढ़ते हैं साइटोस्केलेटन की तरफ। ये क्या है, ये एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है consisting of microtubules, microfilament and intermediate filament present in the cytoplasm known as cytoskeleton। साइटोस्केलेटन एक फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है और एक इससे कंसिस्टिंग इससे क्या क्या बना हुआ है, मतलब इसमें क्या क्या आता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं और इसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटोस्केलेटन इज इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। जो साइटोस्केलेटन है ये बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी देता है और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को मेंटेन करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं राइबोसोम की तरफ। इट इज़ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जियोर्ज पैलेड इन 1953 अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल। इसे हम ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम खुद ऑर्गेनिल है और ये दूसरे ऑर्गेनिल के अंदर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम मिलता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल। composed of RNA and proteins and are not surrounded by any membrane। ये RNA और प्रोटीन से बना हुआ है और ये कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, यानी ये मेम्ब्रेनलेस है। composed of 2 सब यूनिट्स, ये 2 सब यूनिट से बना हुआ है। जो 70S है, 70S में 60% rRNA एंड 40% प्रोटीन्स मिलता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल का है। 80S में 40% rRNA एंड 60% प्रोटीन्स मिलता है और ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के 60S में rRNA में जो इसमें क्या रहता है 28S, 5.8S एंड 5S प्रेजेंट रहता है और इसमें इसके 40S में rRNA 18S प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल के 50S में rRNA 23S एंड 5S प्रेजेंट रहता है एंड 30S में rRNA 16S प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में जो कॉमन rRNA है वो है 5S rRNA। हियर S स्वेडबर्ग्स यूनिट, S को स्वेडबर्ग्स यूनिट बोलते हैं, स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। अब हम देखेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या? ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन का। Cilia are small structures which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। सीलिया एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि किस तरह वर्क करता है? ओर्स की तरह। ओर्स मीन्स चप्पू होता है। जैसे चप्पू को पानी में डालते हैं तो उसका जो पानी जो फ्लूइड है नाव के चारों तरफ वो मूव करता है और या फिर नाव फिर मूव करता है। उसी तरह इसमें सीलिया क्या है? इस सीलिया से क्या होता है? जो सेल है सेल मूव करता है या फिर जो सेल के सराउंडिंग, सेल के जो आसपास जो फ्लूइड है वो सब मूव करते हैं। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला जो है वो सीलिया के कंपैरिजन में ये लॉन्गर है और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीलिया इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। सीलिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता। Flagella are found in both eukaryotic and prokaryotic cell, but prokaryotic flagella is structurally different from eukaryotic flagella। जो flagella है वो दोनों में मिलता है, यूकैरियोट्स में भी मिलता है और प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, बट जो प्रोकैरियोट का flagella है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है यूकैरियोटिक के flagella से। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ए और बी दिख रहा है डायग्राम में, ए बी वो क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है और ये डबलेट के फॉर्म में रहता है और डबलेट के फॉर्म में रहता है। और ए बी या फिर बी ए जो लिंक रहता है इसे कौन जोड़ता है? इंटर डबलेट ब्रिज जोड़ता है और इसे हम ए बी लिंकर बोलते हैं नेक्सिन प्रोटीन के थ्रू शायद। और ए से जो ब्लैक निकला हुआ है इसे हम डाइनिन प्रोटीन बोलते हैं जो कि एटीपी हाइड्रोलाइजेशन में हेल्प करता है। और जो सेंट्रल में जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है उसे हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं और ये सिंगलेट की फॉर्म में रहता है, यानी सिंगल रहता है। और जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ता है उसे हम ब्रिज बोलते हैं। और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को जो बाहर से जो कवर किया रहता है उसे हम सेंट्रल शीथ बोलते हैं। ए माइक्रोट्यूब्यूल से जो सेंट्रल शीथ में अटैच रहता है, अटैच किसके थ्रू रहता है? रेडियल स्पोक्स के थ्रू अटैच रहता है।
अगर अब हम इसका अरेंजमेंट देखेंगे तो इसका अरेंजमेंट 9+2 है। इसमें 9 हो जाएगा डबलेट यानी टोटल 18 और फिर +2 सेंट्रल में जो प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल, तो टोटल में कितना हो जाएगा 20। 9 डबलेट मीन्स 18 टोटल एंड 2 सिंगलेट। रेडियल स्पोक्स सेंट्रल से तब चिपके हुए होते हैं जब एक्टिव होते हैं, अदरवाइज जब काम नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त थोड़ा दूर रहते हैं। एक्सोनिम कोर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला possess a number of microtubule running parallel to the long axis. The exoneme usually has 9 doublet of centrally located microtubule. Such an arrangement of exonymal microtubule is referred to as the 9+2 array. Arm of a tubule consists of an enzymatic protein dynein which is similar to myosin of muscle cells. जो arm of a tubule है माइक्रोट्यूब्यूल है वो उसमें क्या रहता है एंजाइमेटिक प्रोटीन रहता है डाइनिन जो कि सिमिलर है किससे मायोसिन ऑफ मसल सेल्स। डाइनिन हैज़ द एबिलिटी टू हाइड्रोलाइज एटीपी एंड लिबरेट एनर्जी फॉर सीलियरी और फ्लैजिलर मूवमेंट। डाइनिन के पास ये एबिलिटी रहता है कि ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करे एंड लिबरेट करे एनर्जी फॉर सीलियरी एंड फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए। Central tubules are connected by bridge and also enclosed by central sheath. जो central tubules are connected by bridge, central tubules bridge से connect रहते हैं और ये enclosed रहते हैं central sheath में, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by radial spoke. और जो central tubules है वो हर एक peripheral doublet से connected रहते हैं किसके थ्रू रेडियल स्पोक्स के थ्रू। थस देर आर 9 रेडियल स्पोक्स। थस कितना रेडियल स्पोक रहता है 9 रेडियल स्पोक रहता है। पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स और जो पेरिफेरल डबलेट है वो भी लिंकर्स के थ्रू इंटरकनेक्ट रहता है। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। जो दोनों सीलिया एंड फ्लैजिला है वो इमर्ज रहता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से जिसे हम बेसल बॉडी बोलते हैं। अब हम देखते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स को। जो रेड वाला दिख रहा है वो सेंट्रियोल्स है और ये लोग कैसे रहते हैं, ये जनरली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। तो जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है वो पेरीसेंट्रियोल एमॉर्फस सब्सटेंस है और वो प्रोटीनेशियस नेचर का होता है और इन दोनों को मिला के हम सेंट्रोजोम बोलते हैं। ये जो सेंट्रोजोम है ये कैसे रहता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता है। फाउंड जनरली इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल्स में मिलता है। एब्सेंट इन हायर प्लांट्स में एब्सेंट रहता है। हेल्प्स इन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। 2 centrioles which are perpendicular to each other together with amorphous pericentriole substance constitute centrosome। जो 2 centrioles है जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे से उस और क्या प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग में amorphous pericentriole substance प्रेजेंट है और ये दोनों मिलके क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी आर कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। जो सेंट्रियोल है एंड जो बेसल बॉडी है ये कैसे है, ये कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अगर अब हम डायग्राम भी देखें तो जो ABC है ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, वैसे इसे हम ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 प्रेजेंट है और फिर बीच में जो मिडिल में है पिंक कलर का वो उसे हम प्रोटीनेशियस हब बोलेंगे। प्रोटीनेशियस हब और ए माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्ट रहता है किसके थ्रू, रेडियल स्पोक्स के थ्रू। अगर अब हम इसका अरेंजमेंट देखेंगे तो ये 9+0 अरेंजमेंट शो करता है, मीन्स 9 यहाँ पे ट्रिपलेट है और 0 मीन्स कुछ भी नहीं है, ना तो सिंगलेट है नहीं तो डबलेट है। 9 रेडियल स्पोक्स है टोटल डबलेट 0 है और टोटल जो ट्रिपलेट है वो टोटल 9 है। देयरफॉर जो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो कितना होगा 27 होगा। और अगर अब हम नीचे देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ट्यूबुलिन प्रोटीन। 2 टाइप के ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं, अल्फा एंड बीटा।
और ये फॉर्म करते हैं 13 प्रोटोफिलामेंट्स। और ये जो 13 प्रोटोफिलामेंट्स है ये फॉर्म करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। देन माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करते हैं सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल फॉर्म करते हैं बेसल बॉडी, और फिर बेसल बॉडी फॉर्म करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। और फिर हमें अगर हम डायग्राम की तरफ अब देखें तो हमें दिख रहा है न्यूक्लियर इन्वेलप, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट रहता है, और न्यूक्लियर पोर में न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। जो फ्लूइड प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जो कि 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट रहता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में छोटा छोटा पोर्स प्रेजेंट रहता है। देन क्रोमेटिन में कुछ डेंस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को सबसे पहले कौन डिस्क्राइब किया? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। फ्लेमिंग गिवन द नेम क्रोमेटिन, और जो फ्लेमिंग है वो डाई करके स्टेन करके फिर इसका नाम क्या दिए थे? क्रोमेटिन। द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन fibers called chromatin. Nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleolus singular. जो इंटरफेस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है उस टाइम क्या प्रेजेंट रहता है? हाईली एक्सटेंडेड, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स है वहाँ पे क्या कुछ स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट रहते हैं कॉल्ड न्यूक्लियोली, और सिंगुलर रहा तो उसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स इंक्लोज्ड अ स्पेस कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये कंसिस्ट रहता है 2 पैरेलल मेम्ब्रेन यानी इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में रिप्रेजेंट रहता है, और प्रेजेंट रहता है उनके बीच के स्पेस में प्रेजेंट रहता है, और इसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूस विद द ER एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो यूजुअली रिमेन कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस रहता है विद द ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से कंटिन्यूस रहता है, और वहाँ पे क्या रहता है? ER राइबोसोम्स बियर करता है उस पर। Some mature cells even lack nucleus, erythrocyte of many mammals and sieve tube cells of vascular plants. जो कुछ मैच्योर सेल्स है उसमें न्यूक्लियस लैक करता है, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता है। इरिथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स, बहुत सारे मैमल्स के इरिथ्रोसाइट, एंड सीव ट्यूब सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। Interface nucleus has a loose, distinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। हम लोग ये ऊपर में देख चुके हैं। जो इंटरफेस न्यूक्लियस रहता है उसमें उसमें कुछ इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क रहता है, लूज इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क रहता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का, जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। The nuclear matrix or the nucleoplasm contains nucleolus and chromatin। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है या फिर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें क्या रहता है? न्यूक्लियोलस रहता है एंड क्रोमेटिन रहता है। द न्यूक्लियोली आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोली है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure। जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है वो कंटिन्यूस रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। यहाँ पे क्या होता है? एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस होता है। Larger and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis। अगर लार्जर और बहुत सारे न्यूक्लियोली प्रेजेंट है किसी सेल में तो उसमें क्या हो रहा है? उस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है।
Chromatin contains DNA and some basic proteins called histone and non-histone proteins and also RNA. क्रोमेटिन्स में डीएनए प्रेजेंट रहता है और उसमें कुछ बेसिक हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है एंड आरएनए प्रेजेंट रहता है. ह्यूमन सेल हैज़ 2.2 मीटर डीएनए. 46 क्रोमोसोम जो ह्यूमन सेल है उसमें 2.2 मीटर डीएनए रहता है और 46 क्रोमोसोम्स. नंबर ऑफ सेंट्रोमियर डिसाइड्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जितना ज़्यादा सेंट्रोमियर रहेगा उतना ही क्रोमोसोम रहेगा. इंड ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड टेलोमेरेज. जो क्रोमोसोम का इंड है उसे हम टीलोमेरेज बोलते हैं. टीलोमेरेज बिकम शॉर्टर ड्यूरिंग एजिंग प्रोसेस. जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे जो टीलोमेरेज है वो छोटा होते जाता है. अब अगर हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो जो मिडिल में जो है उसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसे हम सेंट्रोमियर बोलेंगे, और जो नीचे दिख रहा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नॉर, इसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन, सैटेलाइट. एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल. जितने भी क्रोमोसोम्स है सब डिवाइडिंग सेल्स में देखने को मिलते हैं. इसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. इनके पास क्या रहेगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा और द सेंट्रोमियर, और इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर. ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट. और साइड में क्या प्रेजेंट रहेगा, कुछ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा जिसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं. सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम. जो सेंट्रोमियर है वो होल्ड करता है एक क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड होल्ड करता है. Satellite. Sometimes few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. कभी कभी जो कुछ क्रोमोसोम्स है उसमें नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं कांस्टेंट लोकेशन पे. दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट. ये इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल फ्रेगमेंट जैसा कुछ अपीयरेंस देता है जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं. अगर हम यहाँ पे पहले वाले डायग्राम में देखेंगे तो 1 सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, सो 1 क्रोमोसोम. यहाँ पे 1 सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो ये इसे हम 1 क्रोमोसोम बोलेंगे. और अगर दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो गया है, 2 सेंट्रोमियर है तो इसे इसलिए हम बोलेंगे कि इस यहाँ पे 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है. सेंट्रोमियर दिख रहा है हमें. देन काइनेटोकोर जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय स्पिंडल फाइबर. जो काइनेटोकोर है वो स्पिंडल फाइबर से बना हुआ है और जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है जो स्पिंडल फाइबर वो काइनेटोकोर से अटैच रहता है. और ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड जो कि आइडेंटिकल है. बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. कहाँ कहाँ सेंट्रोमियर प्रेजेंट है उस बेसिस पे जो क्रोमोसोम्स है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. जो मेटासेंट्रिक है इसमें जो सेंट्रोमियर है वो मिडल में प्रेजेंट रहता है और दोनों आर्म है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. और किस तरह का अपीयरेंस देता है, ये वी शेप का अपीयरेंस देता है. सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर जाता है और मेकिंग 1 शॉर्ट आर्म एंड 1 लॉन्ग आर्म. और ये किस टाइप का अपीयरेंस देता है, ये एल शेप का अपीयरेंस देता है. एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा और ज़्यादा ऊपर चला जाता है, मेकिंग एक्सट्रीमली 1 शॉर्ट आर्म और 1 लॉन्ग आर्म बनता है थोड़ा, और ये जे शेप का अपीयरेंस देता है. टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल पे पहुंच जाता है, प्रेजेंट रहता है सेंट्रोमियर टर्मिनल पे. और ये किस टाइप का अपीयरेंस देता है, आई शेप के जैसे अपीयरेंस देता है. और ये टीलोसेंट्रिक है वो एब्सेंट रहता है ह्यूमन में. अब हम देखेंगे लास्ट ऑर्गेनेल के बारे में और वो है माइक्रोबॉडीज. Many membrane-bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in the plant and animal cells. जो many membrane bound minute vesicles, बहुत सारे membrane bound minute vesicles जिसे हम microbodies कहते हैं, उसमें बहुत various enzymes present रहते हैं और ये दोनों प्लांट्स में भी और एनिमल्स दोनों में मिलते हैं. थैंक यू, टाटा, बाय बाय.